नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स नहीं लगेगा, वैक्सीन पर 5% जीएसटी ही लगेगा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक के बाद कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी दर को ही बरकरार रखने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने रेमडेसिविर दवा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर भी जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 28 मई को हुई पिछली बैठक में पीपीई किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का फैसला किया गया था, जिसने 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सिगरेट, बीड़ी, खैनी जैसे तंबाकू उत्पाद बेचने से पहले लेना होगा लाइसेंस। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ वही लोग तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पाद बेच पाएंगे जिनके पास नगर निगम का लाइसेंस होगा। राज्य में तंबाकू की बिक्री के नियमन के लिए तंबाकू विक्रेताओं के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों सरकार ने यह फैसला तंबाकू की बढ़ती समस्या और जन स्वास्थ्य को इससे होने वाले खतरे का ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोस्तों माना जा रहा है कि ऐसा होने से इसके इस्तेमाल में कमी आएगी। सिगरेट, बीड़ी, खैनी आदि बेचने वाले विक्रेताओं के लिए लाइसेंसिंग जरूरी करने से तंबाकू नियंत्रण के लिए लागू नियमों और नीतियों का प्रभावी परिवर्तन शुरू होगा। इस आदेश से लोगों को तंबाकू के नुकसान से बचने में सहायता मिलेगी। असल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी लेटर भेजकर तंबाकू विक्रेताओं की लाइसेंसिंग नगर निगम से कराने की सिफारिश की है। इसी को देखते हुए यूपी में इस व्यवस्था को लागू किया गया है। वहीं दोस्तों भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए करवाए गए ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 35.5% वयस्क यानी कि 15 साल या फिर उससे ऊपर के किसी न किसी रूप में तंबाकू का उपभोग करते हैं। तंबाकू के उपयोग के कारण होने वाली बीमारी की कुल प्रत्यक्ष और परोक्ष लागत 1,82,000 करोड़ रुपए है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 1.8% है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, बोली भारत के प्रधानमंत्री ने कायरोसा किया बर्ताव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पैदा हुए हालात को लेकर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर कायरोसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय नागरिक नहीं बल्कि राजनीति प्राथमिकता है और उन्हें सिर्फ अपने प्रचार की चिंता रहती है। सरकार से सवाल करने की अपनी श्रृंखला जिम्मेदार कौन के तहत प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने कायरोसा बर्ताव किया। उन्होंने 139 करोड़ लोगों को मझधार में छोड़कर देश का भरोसा तोड़ दिया है। हिंदुस्तानियों की जिंदगी से ज्यादा उनके लिए राजनीति मायने रखती है। सच्चाई से ज्यादा उनका सरोकार प्रोपोगेंडा से है। अब वक्त आ गया है कि हम पूछें। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की व्यापक क्षमता को लेकर जो मिथ्या फैलाई गई वो बेनकाब हो गई है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के लिए भारतीय पहले नहीं आते बल्कि राजनीति पहले आती है। सच की उन्हें कोई परवाह नहीं है, वह सिर्फ प्रचार की परवाह करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहिंग्या यूपी में बना रहे हैं ठिकाना, चुनाव में हो सकती है भागीदारी, एटीएस की पूछताछ में हुए बड़े खुलासे। जी हां दोस्तों, अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कई रोहिंग्या पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से रोहिंग्या नागरिक आमिर हुसैन और नूर आलम को गिरफ्तार किया। दोनों को लखनऊ में 5 दिन की रिमांड पर लाया गया। इस दौरान पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। पूछताछ के दौरान पता चला है कि देश में आमिर हुसैन नामक वेंडर हैं जो अवैध तरीके से रोहिंग्या नागरिकों को भारत में एंट्री कराता है। वेंडर दिल्ली के
खजूरी खाद से ऑपरेट करता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी में ठिकाना बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी को राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर उनकी स्थायी सदस्यता भी दिलवाई जाती है, जिससे यूपी में चुनाव में उनकी भागीदारी रहती है और एक बड़ा वोट बैंक भी तैयार होता है, जिसके लिए उनको अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। प्रशांत कुमार ने बताया कि रोहिंग्या इस समय हर विधानसभा क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान कर पाना इस वजह से मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, अन्य राशन संबंधी कार्ड मौजूद रहते हैं, जिससे वह आम जनता में घुल मिल जाते हैं और चुनाव में वोटिंग भी करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों और विधवा को देंगे 1 लाख रुपए की सहायता राशि। जी हां दोस्तों, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य स्तरीय वेबिनार में प्रदेश पर मंथन के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल एवं विधवा कल्याण योजना का ऐलान किया। इस योजना में कोरोना से अनाथ हुए बालक बालिका और विधवा महिलाओं को 1 लाख का अनुदान मिलेगा। अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक 2500 रुपए की मासिक सहायता राशि भी मिलेगी, जबकि उन्हें 18 साल की उम्र पूरी होने पर 5 लाख की सहायता दी जाएगी। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वेबिनार में प्रदेश पर मंथन किया गया, जिसमें प्रदेश में 27 लाख बाल श्रमिकों की उपस्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दिशा में काम की अहम जरूरत बताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सबको पता है कि चुनौती बड़ी है, अगर समस्या पूरी तरह खत्म करनी है तो सही स्टडी करनी होगी। देखना होगा कि किन किन देशों में बाल मजदूरी नहीं है, किस देश ने बाल मजदूरों को कैसे खत्म किया। आम आदमी की वो मजबूरियां खत्म करनी होंगी जिससे बाल मजदूरी खत्म हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन ने 2016 में ही किया था कोरोना से निपटने का अभ्यास, आरटीआई में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 5 साल पहले एक अभ्यास किया था जिसका मकसद मर्स की दस्तक से होने वाले दुष्प्रभावों को आंकना और उससे निपटने के उपाय तलाशना था। मर्स एक श्वास रोग है जो कोरोना वायरस के बेहद घातक स्वरूप मर्स वो की जद में आने से पनपता है। द गार्जियन ने सूचना के अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के आधार पर शुक्रवार को यह खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक एक्सरसाइज एलिस को 2016 में बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था। यह कोविड-19 की दस्तक से 5 साल पहले तक ब्रिटेन में महामारी प्रबंधन को लेकर किए गए दर्जन भर से अधिक अभ्यासों में से एक था, जिसमें पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के अलावा स्वास्थ्य एंड सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल हुए थे। पीएचई ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अभ्यास से जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया था। अब जनता के बीच सभी अभ्यास की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग जोर पकड़ रही है। ब्रिटेन के एक शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने बताया कि एक्सरसाइज एलिस कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पूरी तरह से प्रासंगिक था। इसका खाका फ्लू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के आधार पर खींचा गया था, पर प्रमुख सलाहकार समितियों को अभ्यास का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराया जाना बेहद आश्चर्यजनक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकुल रॉय के बाद अब बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी की होगी घर वापसी, टीएमसी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में दल बदल का दौर अभी लंबा चलने के आसार हैं। शुक्रवार को मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस में वापसी के बाद कई और बीजेपी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने की खबरें आ रही है। इसी बीच खबर आई है कि बीजेपी सांसद राजीव बनर्जी शुक्रवार को टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। हालांकि करीब 1 घंटे बाद जब राजीव मीटिंग खत्म करके टीएमसी नेता के आवास से बाहर आए तो उन्होंने घर वापसी की खबरों को नकार दिया। उन्होंने कहा कि यह शिष्टाचार मीटिंग थी, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं है। मेरे रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है, वह कुणाल घोष के घर के बगल में रहता है। जब मैं उनसे मुलाकात करके वापस लौट रहा था तो मैंने कुणाल दा के पास जाने का सोचा, बस इतना ही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला, डब्ल्यूएचओ और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, जाने क्या है मामला। जी हां दोस्तों, मानवाधिकार कार्यकर्ता प्रताप चंद्र ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बावजूद एंटीबॉडी न बनने पर शनिवार को लखनऊ के SCJM 5 मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत में 156(3) के तहत धोखाधड़ी का मामला सीरम कंपनी के मालिक अदार पूनावाला, ड्रग कंट्रोलर डायरेक्टर, स्वास्थ्य सचिव ICMR और WHO के विरुद्ध दायर
दायर किया है। प्रताप चंद्र ने 30 मई को उक्त के विरुद्ध आशियाना थाने में तहरीर दी थी। मुकदमा न लिखे जाने पर लखनऊ पुलिस आयुक्त और पुलिस महानिदेशक को भी तहरीर भेजकर मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई, लेकिन अंत में मजबूरन अदालत की शरण में जाकर मुकदमा दर्ज कराना पड़ा। दायर मुकदमे में लिखा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई और सरकारी संस्थान ICMR, स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा मान्यता प्राप्त और उपलब्ध कराया जाने वाला कोविशील्ड वैक्सीन और विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिका, दूरदर्शन पर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किए जाने हेतु सरकारी विज्ञापनों से प्रेरित होकर मैंने दिनांक 8 अप्रैल 2021 को आशियाना थाना रुचिखंड स्थित गोविंद हॉस्पिटल में पहला डोज लगवाया था। दूसरे डोज की निर्धारित तिथि 28 दिन बाद की दी गई थी, परंतु 28 दिन बाद जाने पर बताया गया कि अब दूसरी डोज 6 हफ्ते में लगेगी। फिर सरकार ने घोषणा की कि अब 6 नहीं बल्कि 12 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी। वैक्सीन लगवाने के उपरांत स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था और ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय की 21 मई 2021 को प्रेस वार्ता टीवी चैनलों पर देखा तो समाचार पत्रों में पढ़ा कि ICMR के डॉक्टर जनरल बलराम भार्गव ने फिर से स्पष्ट कहा है कि विद द वेरी फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन गुड लेवल्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, बट विद कोवैक्सीन एंटीक्यूटी इम्यूनी रेस्पॉन्स इन ट्रिगर्ड ओनली आफ्टर द सेकेंड डोज। यानी कि कोविशील्ड वैक्सीन के पहले डोज के बाद अच्छे लेवल का एंटीबॉडी बनता है। लिहाजा मैंने 25 मई 2021 को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से एंटीबॉडी टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट में आया कि मेरे शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं बनी है। वैसे दोस्तों इस केस के बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,53,60,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 37,86,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। उसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,93,59,000 से ज़्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 3,67,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत से 1300 सिम की तस्करी करने वाले चीनी नागरिक को बांग्लादेश सीमा पर पकड़ा गया। जी हां दोस्तों, भारत बांग्लादेश की सीमा अवैध तरीके से पार करने की कोशिश में पकड़े गए चीन के नागरिक ने अधिकारियों को पूछताछ में बताया कि उसने और उसके साथियों ने करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड की अंतः वस्त्रों में छिपाकर अपने देश में तस्करी की है। BSF ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सीमा सुरक्षा बल ने चीन के हुबई प्रांत के निवासी हान जुनवे को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। उसे BSF की गश्ती दल ने शुक्रवार को राज्य के मालदा जिले से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर लगाया गुपचुप दोस्ती का आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच गुपचुप दोस्ती होने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI में पंजाब के स्कूलों को पहला स्थान मिलने के बाद सिसोदिया का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि कैप्टन को मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है। दिल्ली के स्कूलों को सूची में काफी नीचे जगह मिली है। पंजाब में पिछले 5 सालों में करीब 800 सरकारी स्कूल बंद हुए और कई स्कूलों का संचालन निजी संगठनों को सौंप दिया गया। फिर भी पंजाब लिस्ट में पहले स्थान पर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, भाजपा दूसरी विपक्षी पार्टी है। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचकांक स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार की असफलता को छुपाने का प्रयास है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट।
इन राज्यों में समय से पहले मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है, वहीं कुछ राज्यों में 14 या 15 जून तक मानसून के आने की संभावना है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसे लेकर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों, मुंबई में शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से सेंट्रल रेलवे ने दादर कुर्ला के बीच लोकल ट्रेनों को सस्पेंड कर दिया है। यहां ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण ट्रेन सेवा सस्पेंड कर दी गई। हालांकि बाकी रूट्स की ट्रेन सेवा बाधित नहीं हुई। वहीं दोस्तों, आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जैनामनी के मुताबिक उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मानसून 14 या 15 जून तक दस्तक देगा। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में मानसून आज आ सकता है। कल से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मानसून के आने की संभावना है। दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक दिल्ली में दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से 12 दिन पहले आ रहा है, जबकि आमतौर पर यह 27 जून के आसपास आता था। इससे पहले वर्ष 2008 में भी मानसून 15 जून को दिल्ली पहुंचा था। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, हेलमेट्स पर जरूरी हुआ ISI मार्क, नहीं होने पर देना होगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गैर ISI हेलमेट के प्रोडक्ट इंपोर्ट और सेल के साथ स्टोरेज पर रोक लगा दी है। जो लोग इस कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस नियम को 1 जून से लागू किया है, जो देश भर में लागू किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस निर्देश को राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर 2018 में जारी किया था और इसके लिए विस्तृत नियम 2019 में निर्धारित किए गए थे। वहीं इस नियम के लागू होने के बाद देश में बिकने वाले सभी हेलमेट को अब ISI गुणवत्ता दिशा निर्देशों को पूरा करना होगा। साथ ही इनके पास ISI प्रमाणीकरण भी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा को सहवाग ने दी सलाह, वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में नई गेंद को संभल कर खेलें, क्रीज पर सेट होने के बाद आसान हो जाएगी बल्लेबाजी। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक खेला जाना है। इंग्लैंड की कंडीशन ड्यूज बॉल और न्यूजीलैंड के पेस बॉलिंग को भारतीय टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में बतौर ओपनर देश विदेश में कामयाबी का परचम लहराने वाले पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया के मौजूदा ओपनर रोहित शर्मा को खासा टिप्स दिए हैं। सहवाग ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को भी पारी की शुरुआत में धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करने की सलाह दी है। सहवाग ने कहा है कि इंग्लैंड की पिचों पर शुरुआत में आक्रामक तरीके से बल्लेबाजी की बजाय धीमी शुरुआत करनी चाहिए। सहवाग ने इसके लिए साल 2002 में इंग्लैंड दौर पर 183 गेंदों पर खेली गई अपनी 106 रनों की पारी का उदाहरण दिया। हालांकि खुद सहवाग आमतौर पर इतना संयम नहीं बरतते थे, लेकिन उस मैच में उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी की थी। वह मैच ड्रॉ रहा था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धान का कटोरा देश के कौन से राज्य को कहा जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जिसको कि धान का कटोरा कहा जाता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।